हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में जो इनकम की हेड होती है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आप जानते ही हैं, अगर वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं कि इसका प्रोफार्मा क्या होता है। ये सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके, अब हमको ये देखना है कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वैल्यू, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वन बाई वन करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहाँ से लिखते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स कहाँ से लिखते हैं, अनरिलाइज्ड रेंट कैसे लिखते हैं, वैकेंसी पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों को प्लस करके जब इसमें से माइनस करते हैं तो एनुअल वैल्यू आती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, लेस क्या करते हैं, फिर से डिडक्शंस, इसको डिडक्शंस कहा जाता है, राइट। रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, जानते हैं रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज कितना होगा, बताऊंगा भैया भैया आगे। ये फ्लैट रेट से 30% है, ऐसे समझिए 30%। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनकम या लॉस, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि आप घर को कंस्ट्रक्शन के लिए पर्पज ऑफ लोन, ये सब चीज़ें भी बताई जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो है, इस बात को ध्यान रखिए। ये जो क्लास अभी आज चलने वाली है, इसमें किस प्रकार से वैल्यू पुट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो चलते हैं पॉइंट पे, वन बाई वन करके देखते हैं कि कैसे इसको वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हम लोग देख लिए थे, राइट। इसको भी हम लोग देख लिए थे। यहाँ से हम लोग देखना था डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू। जो फर्स्ट पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था, ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू, या कौन सी वैल्यू इनपुट करेंगे। तो इसके लिए बताया गया है कि फर्स्ट कंडीशन देखिए, 4 कंडीशन होंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ कौन सी कंडीशन होंगे, ताकि आप लोग को ईजी हो समझना। फर्स्ट कंडीशन ऐसा होगा जो कि आप किसी भी घर को रेंट पर उठाए हुए हैं, दिए हुए हैं किसी को, लेकिन ना ही कभी 12 महीने में वो रूम खाली रहा और ना ही कोई किराया लेके आपका भागा है। समझ लीजिए, ऐसे भागा में यूज नहीं, गलत है, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं दिया, ऐसे समझिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकेंड कंडीशन में अनरियलाइज रेंट के लिए होगा कि मान लीजिए एक रूम किराया पर उठाया गया, लेकिन खाली नहीं रहा, 12 महीना उठा रहा, लेकिन 1-2 महीना किराया कोई नहीं दिया, लेके भाग गया। ओके, किसी कारण से नहीं दे पाया, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है कि किराया सब मिला, 12 महीना उठा भी रहा, किराया भी मिला, लेकिन 2-3 महीना उसमें से खाली रहा, वेकेंट रहा। तो थर्ड कंडीशन आएगा, उसमें कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और फोर्थ कंडीशन ये आएगा कि कुछ महीने आपका रूम खाली भी रहा और कुछ महीने के लिए किराया लेकर के लोग भाग भी गए, नहीं दिए। ये 4 कंडीशन के द्वारा ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको और भी पता चल गया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम 4 कंडीशन माइंड सेटअप करेंगे। इसी 4 कंडीशन को देखते हुए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको देखते हैं। हाउस इज आउट विदाउट वैकेंसी पीरियड, मैं बताया एक भी दिन खाली नहीं रहा, पीरियड एंड अनरियलाइज रेंट मीन्स ना ही एक दिन खाली रहा, ना ही कोई किराया लेके आपका भागा है। तो इन दिस कंडीशन में कैसे ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट होगी, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट समझिए तो यही है, ये भी बता दें आपको, उसके बाद सब इजी हो जाएगा। तो इसलिए वेट एंड वॉच, राइट। तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अगर एक भी दिन रूम किराया खाली नहीं था, एक भी लोग पैसा लेके गए नहीं, सब दे दिए, 12 महीना किराया मिला, 12 महीना रूम उठा हुआ था, तब क्या कंडीशन बनेगा। इसमें होगा एक रेंटेड हाउस। जानते हैं हाउस 2 प्रकार के होंगे, या तो रेंटेड मीन्स जिसको किराया पर देने के लिए बनाए हों, और या तो सेल्फ ऑक्युपाइड भी, सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होगा, जो स्वयं रहने के लिए यूज किए हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। ओके, क्योंकि लगभग जो भी 5-10 मिनट की क्लास चलेगी केवल इस पर चलेगी। तो आपको फोकस कहाँ पर रखना है, इस पर, क्योंकि ये लास्ट में पढ़ाया जाएगा। लास्ट में 2 मिनट का ये क्लास है, केवल 2 मिनट्स ओनली। तो अब आते हैं रेंटेड पे, कि रेंटेड हाउस है। अब रेंटेड हाउस में क्या होगा, आउट एक्ट एंड अंडर एक्ट। आउट एक्ट अंडर एक्ट क्वेश्चन में दिया गया होगा,
यदि मान लीजिए कोई रूल लिखा हो, ओके, कि इस एक्ट के अंतर्गत आ रहा है, इस एक्ट के अंतर्गत किराया मिल रहा है, तो समझना कि अंडर एक्ट है। और नहीं कुछ दिया हो तो आउट एक्ट मानना है। अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो, आउट एक्ट। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिसाइड टू दैट हाउस इज आउट एक्ट और अंडर एक्ट। एंड कौन कौन से सिचुएशन होंगे? फर्स्ट सिचुएशन इज कि कुछ रूल दिया हो हाउस रिलेटेड, तो समझ लेना है कि अंडर एक्ट की बात कर रहा है, और अंडर एक्ट के अनुसार ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, अब यहाँ देखिए उसी का नेक्स्ट स्लाइड ऐसे समझिए है ये। ओके, क्योंकि एक स्लाइड पर तो आ नहीं रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा था। अब देखिए यहाँ आउट एक्ट है, आउट एक्ट देखिए वहाँ पर लिखा था, ये अंडर एक्ट है। आउट एक्ट पहले देखते हैं, विच ईवर इज मोर, जो सबसे ज़्यादा होगा। कौन? फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। जो तीनों में सबसे ज़्यादा होगा उसी को ले लेंगे, दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होगा तीनों में। अब क्या होगा? क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया होगा, ओके, एक्चुअल रेंट दिया होगा कि किराए पर कितना एक्चुअल रेंट मिल रहा है, और म्यूनिसिपल रेंट भी दिया होगा कि म्यूनिसिपल जो नगर निगम है उसके द्वारा उस क्षेत्र पर कितना रेंट लगभग मिलना चाहिए। ये तीनों चीज़ दिया गया होगा क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में दिया गया होगा। इसमें से आप लोग देखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें से जो ज़्यादा होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो समझ गए कि तीनों लिख लेंगे, लिख करके, और इसको याद करने के क्या है, एफ ए एम। ओके, एफ एम, एफ एम सुनिए, तो एफ एम में ए नहीं होता है, ओके, लेकिन आप लोग को ए लिख लेना है, एफ ए एम। ओके, तो फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट एंड म्यूनिसिपल रेंट, तीनों में से जो ज़्यादा होगा उसी को आप लोग लिख लेंगे। सिंपल सी बात है, विच एवर इज मोर लिखा है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अंडर एक्ट में। यदि अंडर एक्ट के जानते हैं कि यदि आप रूल रेगुलेशन के अनुसार वर्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और बेहतर की जाते हैं कि चलिए और थोड़ा सा सिस्टमेटिक होकर कम टैक्स दीजिए, कम इनकम आपके ऊपर, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे क्या ध्यान रखना है, एज इट इज, जो यहाँ है वैसे यहाँ। यहाँ देखिए तीनों में मोर देखा जा रहा है, मोर, ओके, तीनों में जो ज़्यादा होगा उसको लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये तीनों में, जैसे मान लीजिए कि ये 10 लाख आ गया, ओके, ये मान लीजिए 8 लाख आ गया, ये 9 लाख आ गया, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 10 लाख है ना, ले लेंगे 10 लाख को, इसमें इसमें से 10 लाख ले लेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, क्वेश्चन में अगर समझिए कि स्टैंडर्ड रेंट दिया हो तो समझिए कि ये रूल लागू करना है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझिए, स्टैंडर्ड रेंट यदि क्वेश्चन में दे दिया हो तो समझिए कि अंडर एक्ट के अंतर्गत आ रहा है, राइट। ये ट्रिक समझने का है, ऐसा कोई बताया नहीं गया है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दे दिया हो तो समझना है कि इसके अनुसार हमको कैलकुलेट करना है, ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट इसमें है नहीं। ओके, तो थोड़ा सा समझने के लिए अपना ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया होगा कितना है, तो एक्चुअल रेंट देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 8 लाख। ओके, यहाँ पर मान लो स्टैंडर्ड रेंट दिया है 6 लाख। ओके, हो सकता है। अब देखिए वैल्यू, अब इसमें क्या है, इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन है, तो 8 लाख 6 लाख में ज़्यादा कौन सा है, 8 लाख, लिख लेंगे 8 लाख। अब क्या है कि देखा जा रहा है कि दोनों में सबसे कम कौन है, लेस लिखा है ना, दोनों में सबसे कम कौन सा है, लेस। मीन्स जो ये वैल्यू आप फाइंड आउट किए हैं एंड ये वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, जो इसमें सबसे सबसे कम होगा उसी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। 8 लाख, देखिए 10 लाख है, ये 8 लाख है, 8 लाख को लिख लिए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस एक्ट के अंतर्गत ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू इक्वल टू 8 लाख। ओके, तो पहला वैल्यू क्लियर हो गया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इजीली मैं इसको बनाया हूँ, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को विश्वास करिए।
और इतना इजी कोई बनाया भी नहीं होगा। अगर जिसको नहीं विश्वास होगा वो एक बार बुक देख ले या किसी और वीडियो देख ले या पढ़ रहा होगा, खुद जाना होगा, इतना इजी में बनाया हूँ इसको। ओके, क्योंकि मैं इसको स्वयं बनाया हूँ, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की कॉपी किया गया है या किसी से देखा गया है, ये सब चीज़ें नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, देखिए सेकेंड सिचुएशन मैं बताया था। सेकेंड क्या है, हाउस इज लेट आउट विथ वैकेंसी पीरियड डे आर मंथ। मीन्स यहाँ पर क्या है कि हाउस उठाया गया है बट वैकेंट है, मान लो 2 महीने या 4 मंथ या 6 मंथ के लिए खाली रह गया। देखिए अनरियलाइज्ड रेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब कि खाली रहा है लेकिन कोई रेंट लेके भागा नहीं है, अनरियलाइज्ड नहीं है, वसूली के बाकी नहीं है। ओके, तो इसलिए ये केवल वैकेंसी की बात कर रहा है कि खाली किराया रह गया। जैसे 12 महीने होते हैं, जानते हैं फाइनेंशियल ईयर में, मान लो 4 महीने खाली हो गया तो क्या करेंगे अब, क्योंकि पहले सिचुएशन में तो ये देखा नहीं गया था, ये देखा गया था कि टोटल किराया मिल रहा है। इसमें कैसे ग्रॉस एनुअल कैलकुलेट होगी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो इसमें जब वैकेंसी होगा, खाली होगी, जैसे मान लीजिए कि 10,000 किराया मिल रहा था, ओके 10,000, और मान लीजिए कि 12 महीने मिलना चाहिए था लेकिन 2 महीना किराया खाली रह गया रूम आपका, तो 10 महीना होगा, 10 गुणे 10 मीन्स 1 लाख आपका एक्चुअल रेंट होगा। इसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लिख देंगे 1 लाख। ओके, सिंपल सी बात है। मीन्स जितना आपका मिला खाली रहने का हटा करके उसी को उसमें लिख देंगे, दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। ये सबसे कितना ईजी है, सोचिए। पहला में कितना टेंशन था, एफएम करना है, फिर वो उसके बाद एज एफएम अकाउंटिंग एक्चुअल और स्टैंडर्ड में देखना है। ओके, उसके बाद थर्ड कंडीशन, हाउस इज लेट आउट विथ अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। मीन्स ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अभी कह रहे हैं कि हम अगले साल देंगे, अगले साल देंगे, कुछ लोग लेके भाग गए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक खाली की बात की जा रही थी, यहाँ भागने की बात की जा रही है। मीन्स यहाँ पर किराया पूरा उठा हुआ है रूम 12 महीने, लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं इस साल नहीं अगले साल देंगे, 2-3 लोग लेके भाग गए, समझ रहे हैं। तो सिचुएशन क्या होगा, इन दिस सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे होगा, एज पर जनरल रूल। जनरल रूल कौन सा है, जो इसके पहले वाला पढ़े थे, फर्स्ट कंडीशन वाला। इसमें ऐसा लिखिए, फर्स्ट कंडीशन से जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए उसको समय कितना आया था, 8 लाख। ओके, तो 8 लाख लिख लेंगे। ओके, और अनरियलाइज्ड रेंट देखेंगे कितना लेके भागे या कितना लोग इस वर्ष नहीं देने वाले हैं। मान लीजिए कहे 2 लाख हम इस बार नहीं देंगे आपको, हम अगले साल देंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, जो एज पर जनरल फर्स्ट रूल के अनुसार कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट जिसमें एक भी खाली नहीं है, एक भी दिन किराया कोई लेकर नहीं भागा, उसके अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे। मीन्स फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनसिपल रेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में तुलना करके निकालेंगे। उसके बाद जो अनरियलाइज्ड रेंट होगा, जो लोग नहीं देने वाले होंगे, जो लेकर भाग गए होंगे, जो अगले साल देंगे, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 8 - 2 डिवाइड बाई 6, तो ग्रॉस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 लाख। सिंपल सी बात है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, तो इजी आपको समझना होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब फोर्थ कंडीशन, अब जानते हैं फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, हाउस इज लेट आउट विथ वैकेंसी पीरियड। मीन्स कुछ दिन खाली भी रहा, कुछ दिन कुछ लोग लेके भाग भी गए। अब दोनों कंडीशन आ गया। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़े थे कि रूम हमेशा उठा है और सब लोग पैसा दिए हैं। दूसरा में क्या पढ़े थे, रूम खाली रहा। तीसरे में क्या पढ़े, रूम के किराया कुछ लोग नहीं दिए, अगले साल देंगे। और चौथा में क्या किए कि कुछ रूम खाली भी रहा और कुछ लोग किराया लेके भाग भी गए या अगले साल देंगे। ओके, अब इन दिस कंडीशन में कहा ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, कितना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ। जैसे मान लीजिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हो रहा था, 8 लाख। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और माइनस क्या करना, अनरियलाइज्ड जो लोग नहीं दिए, मान लीजिए 2 लाख नहीं दिए तो इसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना यहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की बात की गई है, जबकि वहाँ पर कैसे था, फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन में इसमें एज पर जनरल रूल की बात की जा रही थी। यहाँ पे क्या जा रहा है, नहीं एज पर जनरल रूल। ये ध्यान रखें, इन दोनों में ही अंतर है। यहाँ पर एज पर जनरल रूल के अनुसार कैलकुलेट करना है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल रेंट, राइट। इसलिए इस बात को बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि एक्चुअल रेंट कब यूज होता है, जब वैकेंसी होती है, पीरियड। ओके, उस समय एक्चुअल रेंट का यूज करते हैं।
और एक्चुअल रेंट जितना मिला होगा, मान लीजिए कि 10 लाख मिला है आपको, ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको आप कितना लोग नहीं दिए किराया, कहे कि 2 लाख लोग कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए हम अगले साल देंगे या नहीं देंगे, लोग भाग गए, तो 8 लाख आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। अब आते हैं नोट, एक विशेष नोट है, नोट क्या है उसको पढ़िए। When realized rent was received previous year not taxing in its, जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाख थे, कहे कि अगले साल देंगे, तो इस बार तो टैक्स लगा नहीं इस पर, अब मान लीजिए 2 लाख कह रहे हैं कब देंगे हम, अगले साल, ओके, ये तो पिछले साल का रेंट है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके लिए, तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, मान लीजिए 2 लाख, ओके, सिंपल था, अमाउंट रिसीव्ड 2 लाख माइनस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट डिडक्शन 30%। अब क्या करेंगे, 2 लाख जो आया है, 2 लाख का 30%, ओके, कितना आ जाएगा, मान लीजिए 60,000 एग्जाम्पल के लिए, ओके ओके। अब क्या हुआ कि 60,000 आ गया, ओके। अब समझिए कि 60,000 रुपये क्या करना है, 2 लाख में से माइनस कर देना है 60,000, कितना आ जाएगा, 1,40,000। अब 1,40,000 टैक्सेबल कर देना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। तो क्या ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस है, फिर से समझ लीजिए कि अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ, मान लीजिए कि 10 लाख पिछले साल का था, ये 10 लाख रिसीव हुआ, यहाँ 10 लाख लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड कितना माना जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर 10 लाख लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड, और 10 लाख का क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लाख का 30% कैलकुलेट करेंगे, क्यों करेंगे, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, तो ये 60, मान लीजिए कि 10 लाख का कितना आ जाएगा, 3 लाख, ओके, 3 लाख आ जाएगा, तो 3 लाख इसमें माइनस कर देंगे, 7 लाख अमाउंट रिसीव्ड पर टैक्स लगेगा, ओके। और ये क्यों हो रहा है 30%, आगे बताया जाएगा, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, पेंट पुट्टी सफाई इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए 30% माइनस किया जाता है, लेकिन इसमें ध्यान रखा जाता है, आगे बताऊंगा आगे, तो इसलिए यहाँ बात करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, जो हम लोग पढ़े थे म्यूनिसिपल रेंट, सॉरी म्यूनिसिपल टैक्स कहाँ से आएगा, अनरिलाइज रेंट कहाँ से आएगा, वैकेंसी पीरियड कहाँ से आएगा, लिखे थे ना, जो प्रोफार्मा देखेंगे ये तीनों लाइन से लिखा गया है, उस प्रोफार्मा को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि क्या क्या हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, म्यूनिसिपल टैक्स शुड बी पेड बाय हाउस लॉर्ड, एकदम मेंशन रखिए हमेशा कि जो हाउस का ओनर है उसी के द्वारा पेड होना चाहिए, पहली बात। अगर रेंट जो लिया है वो दे रहा है, कोई तीसरा दे रहा है, उसको नहीं मानेंगे, ओके। जैसे मान लीजिए कि हम किराया पे लिए हैं, हम दे रहे हैं रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमको मैनेज नहीं करना है, हमारी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, ओके। तो केवल जो मकान का मालिक होगा उसी के द्वारा दिया गया माना जाएगा, ओके। फर्स्ट, नॉट ड्यू नॉट अदर्स, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधारी बाकी हो, जो देंगे उसी को लिखना है, ओके। उधारी बाकी नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स में उधारी बाकी नहीं चलता है, ऐसे समझिए, ओके, याद रखने के लिए। आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड, जिससे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कमिंग ईयर, उधारी बाकी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आप पिछले प्रीवियस ईयर का 10,000 दे दिए, करेंट ईयर का मान लीजिए 10,000 दे दीजिए, और कहे कि एडवांस पे अगले साल का भी 10,000 दे रहे हैं, ओके, आने वाले अगले साल के लिए, तो 30,000 माइनस करेंगे, समझ गए, मीन्स कितना दिए सो माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर कोई कह दे कि इस बार 10,000 म्यूनिसिपल टैक्स देना था और 5,000 दिए हैं, 5,000 अगले साल देंगे, तो 5,000 माइनस करेंगे, मीन्स जितना पॉकेट से जाएगा उतना ही लिखना है, बस एक लाइन याद रखिए इसमें, वो चाहे किसी भी वर्ष से रिलेटेड हो, 10 साल आगे का दे रहा हो, 10 साल पहले का दे रहा हो, आज का दे रहा हो, इस वर्ष का दे रहा हो, डजेंट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है इस बार कितना दे रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स की वैल्यू में लिख देंगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी थिंकिंग, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, अनरियलाइज रेंट पे, विच वाज रेंट फाउंड रेंट नॉट फाउंड। अनरियलाइज रेंट में बता देगा कि 2 महीना किराया नहीं मिला, मान लीजिए 5 रुपये मिल रहा था, ओके, तो 10,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, सीधी सी बात है, नहीं मिला इस बार का, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, वैकेंसी पीरियड, रेंट फॉर द नंबर ऑफ डेज हाउस रिमेन वैकेंट, जितना दिन खाली रहा, मान लीजिए बोल देगा कि 4 महीना खाली था, हर महीने मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दे, सपोज हर क्वेश्चन दे दे कि
4,000 रुपये महीने किराया पर दिया जाता है और 4 महीने खाली रहा। ओके, तो इसका मतलब आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये किराया कितने महीने मिला होगा, 8 मंथ। ओके, 4 महीने खाली रह गया तो 8 × 4 करना है। ओके, कितना आ जाएगा, 32,000। तो यहाँ देखना है कितना खाली रहा, तो आपको क्या करना, टोटल यहाँ लिख के और यहाँ पर 4 है 16,000। ओके, तो यहाँ 16,000 लिख देंगे, राइट। मीन्स 16,000 किराया नहीं मिला, तो जो नहीं मिला उसको लिख देंगे, राइट। तो 32,000 आपका रियल में मिला, 16,000 नहीं मिला, 48,000 मिलना चाहिए था साल भर में। ओके, ये ऐसे नोट करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिडक्शंस। अब डिडक्शंस देखिए, जो सेकेंड वाला लॉस वाला लेस वाला था, ये इतना अभी तक बताया कि एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बता दिया। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा बता दिया मैं, म्यूनिसिपल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा बता दिया मैं, और रिलाइज रेंट कैसे कैलकुलेट होगा बता दिया, वैकेंसी पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा बता दिया, कैसे वैल्यू आएगी इसको ही बता दिया। इस वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा, यहाँ माइनस कर दीजिएगा, इससे ये प्लस वाली रहेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का, इसे माइनस करें, जो वैल्यू आएगा माइनस करने के बाद दैट इज एनुअल वैल्यू, यही आपकी एनुअल वैल्यू होगी। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब इस दोनों की बात की जा रही है नेक्स्ट में, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले इसी बता दे रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज है ऑलवेज 30% होता है। तो इसलिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो कि सफाई कर्मी कितना दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया गया, सिक्योरिटी कितना दिया गया, पेंट करने के लिए कितना दिया गया, घर खराब हो गया तो बनाने के लिए इतना दिया गया, पंखा लगाने के कितना दिया गया, कुछ भी दिया हो, आपको केवल 30% इस वैल्यू का माइनस करना है। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख आ गया यहाँ, 10 लाख, तो केवल 10 लाख का 30% कैलकुलेट कर देंगे। ओके, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, जो इसका आएगा मीन्स 30% किसका, इसका एनुअल वैल्यू का, तो ये रिपेयर एंड कलेक्शन के एनुअल वैल्यू का है। ओके, इसीलिए एनुअल वैल्यू निकाला जा रहा है, नहीं तो मैं बताया था कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी कह सकता, क्योंकि ये भी लेस है, ये भी लेस है, क्या नहीं सकता था। लेकिन ये 4 की वैल्यू कैसे लाएंगे, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज 30% है, उसको कैसे लाएंगे, क्योंकि एनुअल वैल्यू आएगा तभी, क्योंकि ये एनुअल वैल्यू में 30% है। ओके, इसलिए इसको निकाला जा रहा है, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए डिडक्शंस, डिडक्शंस में क्या है मैं बताया वहीं, जो फर्स्ट पे क्या है, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, जो बताया इसको बता दिया हूँ, ऑलवेज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू देख रहे हैं ना, एनुअल वैल्यू का, एनुअल वैल्यू का 30%, विदाउट एनी कंसिडरिंग एनीथिंग, विदाउट कुछ सोचे। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो कि सफाई कराया गया, नल खराब हो गया था, ट्यूबवेल लगाया गया, समरसेबल लगाया गया, कुछ भी पेंट किया गया, पुट्टी किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल आप क्या करिएगा, एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% दे दीजिएगा। और इसलिए दे दिया जाता है कि जाओ, क्योंकि ऐसे करने लगेंगे तो कितना हिसाब कोई इनकम टैक्स सबसे लगे, पूरा इंडिया पे सोचिए, अगर घर का लगे हिसाब करने कि आपका पंखा में कितना लगा, आपका ट्यूबवेल में कितना लगा, आपको पेंट करने में कितना लगा, आपके पंखा में कितना लगा, हिसाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दिया कि देखिए 30% हम दे रहे हैं, इसमें जो करना है आप करिए। ओके, अगर 10 लाख एनुअल वैल्यू आ रही है तो आप हमसे 3 लाख ले लीजिए, और चाहे 3 लाख में चाहे जो करिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, चाहे समरसेबल कराइए, चाहे पुट्टी कराइए, चाहे एकदम क्लीन करा दीजिए, चाहे टाइल्स लगवाइए, चाहे जो करिए, 3 लाख में आप करिए हर साल। ओके, इसलिए 30% दे दिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि ज़्यादा दिमाग कौन माथा पेची करे। झूठ के लोग बताएंगे टाइल्स लगेगा 1 लाख का, 2 लाख का डिडक्शन मांगने लगेंगे, कहाँ से मिलेगा, इसलिए 30 कर दिया गया है। ओके, ईजी के लिए। अब सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट। ओके, ये ज़्यादा जानते हैं कि थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, पर्पज ऑफ लोन, पहले तो आप ये समझिए कि किसके लिए आप लोन लेंगे, ये पहले मेंशन करना जरूरी है। पर्पज ऑफ लोन क्या है, परचेज ऑफ हाउस, घर खरीदने के लिए। दूसरा लोन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर का निर्माण करने के लिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कुछ डिस्टर्ब करना है, थोड़ा सा
गैलरी नहीं तो गैलरी निकालना है, किचन ठीक नहीं तो किचन करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिन्यूअल या हैवी लेवल पर कोई वर्क करना है, कि मान लीजिए कि रूम छोटा था एकदम बड़ा कर देना है, मतलब पूरा साइज ही चेंज करना है, तो रिन्यूअल किया जाता है। ये 4 कंडीशन में यदि आप लोन लिए हैं, तो जो सेकेंड पॉइंट लेस पर लिखा गया था रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज के बाद, उसमें आपको डिडक्शंस मिलेगा, लेस कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं इसको समझिए, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत ईजी है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत इतना अच्छा से बनाया हूँ ना कि जो इसको केवल समझ ले, मुझे मेरा सुने ना सुने ऑडियो ऑफ कर तो भी वो समझ जाएगा। ओके, जैसे नोट, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मीन्स बैंक से लेना है, ऐसा नहीं क्या करना है, नॉट फ्रॉम फ्रेंड्स। अब ऐसा नहीं कहेंगे इनकम टैक्स वालों से कि मैं फ्रेंड से लोन लिया हूँ, या एजेंट से लिए हैं, या फॉरेन बैंक से ब्रांच से लिए हैं। ना ही फॉरेन बैंक से लेना है, ना ही एजेंट से कोई लेना है, मतलब साहूकार एजेंट कोई भी होते हैं उनसे नहीं लेना है, फॉरेन बैंक से नहीं लेना है। तो इनसे आपको लोन नहीं लेना है, पहले तो ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि फ्रेंड से 1 लाख रुपया लिया, किसी एजेंट से 2 लाख रुपया लिया, तो उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, चाहे जितना इंटरेस्ट दीजिए। आप समझिए, वो केवल समझिए ऐसे बैंक से यदि लोन लिए हैं तो आपको डिडक्शंस मिलेगा, अदरवाइज नो, राइट। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है। अब ऐसे करेंट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, करेंट ईयर इंटरेस्ट ऐसे समझिए, करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाई 5। ये तो पहले याद कर लीजिए, तब इसको डिस्क्राइब करता हूँ अलग अलग करके, तब आपको समझ में आएगा। देखिए करंट ईयर के इंटरेस्ट समझ में आ ही रहा होगा कि जिस वर्ष असेसमेंट हो रहा है उससे पहले जो प्रीवियस ईयर होगा उसी के करंट ईयर कहा जा रहा होगा। जैसे मान लीजिए 2024-25 में हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो इनकम रेंट वाला किस पे कर रहे हैं, 2023 का, 2023-24 का कर रहे हैं। ओके, 2023-24 का करंट ईयर बोला जाता है। इस साल कितना लोन देना था इंटरेस्ट, मान लीजिए 1 लाख देना था फॉर एग्जांपल, इस वर्ष 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है, राइट। ये इसकी बात की जा रही है करंट ईयर की। तो करंट ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं है, वो दिया होगा कि इस वर्ष हमको इतना इंटरेस्ट देना है, या दे दिया गया होगा कि 10 लाख लोन लिया था वो, ओके 10 लाख लोन लिया था। तो जब 10 लाख लोन लिया था तो आप ये समझिए कि 10 लाख लोन लिया था और बोल दे कि 10% का अनुसार इंटरेस्ट भी देना है, नहीं पता है कि 1 लाख देना है, ये तो पहले से पता होगा आप लोगों को 1 लाख देना है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझ लेना है अपने से कि क्वेश्चन होना भी दिया हो तो टोटल अमाउंट दिया हो तो भी आप समझ लीजिए कि 1 लाख हमको देना है, राइट। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये कैसे आ रहा है। इसके लिए प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पहले जो लिखा है उसमें बता दे रहा हूँ ताकि और इजीली समझ में आपको। इंटरेस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ईयर, जैसे मान लीजिए कि आपका घर तैयार हुआ 2022 में, ओके, लोन लेके बैठे हैं 2020 से, ओके। तो जानते हैं कि 2020 से लेकर 2022 तक ऐसा तो नहीं है कि 2020 में जो लोन लिए होंगे उसका इंटरेस्ट नहीं दे रहे होंगे, इंटरेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन इसका डिडक्शंस मिल ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आप रेंट पर दिए ही नहीं रही हैं, घर उठा ही अभी नहीं है। अब घर 2022 में तैयार हो गया या 2023 में तैयार हो गया, अब घर रेंट पर दिया जाने लगा है। अब इसका क्या चाहिए, 2020 में, 2021 में, 2022 में जो भी आप इंटरेस्ट दिए हैं उसका चाहिए आपको रिडक्शन, जो माइनस कराना है, क्योंकि टोटल इनकम बढ़ जाएगी ऐसे, तो आपको टोटल इनकम माइनस करानी है। अब क्या होगा कि इसी के कैलकुलेशन की बात की जा रही है कि जब कंस्ट्रक्शन ईयर चल रहा था, जब निर्माण चला था, निर्माण तो कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले का जो लोन दिया गया होगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 3 साल, अभी मैं निकालूंगा कैसे 3 साल आता है, परेशान नहीं होना है। तो 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स कंस्ट्रक्शन ईयर हुआ, तो क्या करना है, सिंपल सा 1 लाख एग्जाम्पल ये थे कि 1 लाख हर साल के लिए 3 लाख रुपए आपका हो गया, ओके, इंटरेस्ट 3 साल का, ओके, जो निर्माण साल में चल रहा था। तो करेंट ईयर का 1 लाख हो गया, ओके, दे रहे होंगे, 3 लाख हो गया प्रीवियस ईयर का, ओके, प्रीवियस ईयर का 3 लाख हो गया। अब इसको क्या करना, डिवाइड कर देना 5 से, ओके, तो 60,000 आ जाएगा। केवल 60,000 प्लस 1 लाख, 1,60,000 ही आपको जो फर्स्ट में लिखे थे इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आप एक ही बार में
सब न ले लीजिए। जो 3 लाख आप पहले से दे चुके हैं इंटरेस्ट, तो हम एक ही बार में नहीं देंगे, आप हमसे 5 बार में ले लीजिए। इस साल 60,000, अगली साल 60,000, अगली साल 60,000, अगली साल 60,000, उसके अगले साल 60,000। धीरे धीरे 5 साल में आपका 3 लाख पूरा भी हो जाएगा और हमको भी धीरे धीरे टैक्स मिलता रहेगा। नहीं तो एक ही बार आप 3 लाख ले लेंगे तो हमारा इस साल टैक्स ही नहीं मिलेगा हमको, समझ रहे हैं। इसलिए वो 5 साल में धीरे धीरे दे रहा है। ओके, तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन मतलब कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको देखते हैं। तो ये समझ गए यहाँ पे प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, मीन्स जिस साल कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसको कितना अच्छा मैं बनाया हूँ, अब समझिए आपको क्या करना है। सिंपल सा देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करेंगे, कितना इंटरेस्ट हुआ है। ओके, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। लिखा हूँ मैं इससे, लेकिन लिखना है ऐसे, इस बात को ध्यान रख रहे हैं। बाद में समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्यों ऐसा लिखा गया है। फर्स्ट स्टेप तो मैं यहाँ भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कब ये घर कंप्लीट हुआ बन करके। तो मान लीजिए दे दिया गया 10 मई 2023, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, लिख लेंगे। अब देखना है सेकेंड स्टेप में, रिलेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, ये किस फाइनेंशियल ईयर में आता है, ये कब आता होगा, ये 2023-24 में। मीन्स जो 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 के अंतर्गत ये आ रहा होगा कि नहीं। जो ये टाइम है वो कब आ रहा होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर में। उसी फाइनेंशियल ईयर को नोट कर लेंगे, राइट। अब क्या बोला जा रहा है थर्ड स्टेप में, 1 डे बिफोर, मीन्स इसके पहले 23-24, इससे पहले, ये जो डेट लिखा है इससे एक दिन पहले। तो 1 अप्रैल 2023 से पहले क्या पड़ेगा, 31 मार्च 2023 पड़ेगा कि नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया, आप नोट कर लिए। अब देखिए, अब मान लीजिए कि लोन का डेट लिखा हो, लोन का डेट लिखा हो, मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए, मई, ओके, 2020। ओके, अब सिंपल सा को क्या करना है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, 31 मार्च 2023 तक। उसको काउंट करिए। काउंट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि ये मई 2020 में लोन लिया गया, तो मान लीजिए कि अब क्या होगा, मई से गिनना स्टार्ट करिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना होगा, 11 महीने। 11 महीने ये हो गया, मार्च तक गए तो ये आ गया कितना, 2020 से कैसे कंप्लीट हो गया। ओके, 11 महीने कंप्लीट हो गए 2020 से 21 का। अब क्या करते हैं, फिर 21-22 चलते हैं। ओके, 21 से 22 12 महीने हो गया, 2021 से 22 टोटल ले लिया गया है, क्योंकि टोटल है, आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2021-22 में 12 महीने हो गए। अब क्या करता है, फिर 22 से 31 मार्च 23 तक जाना है ना। तो अब देखिए फिर कितना जाना है हमको, 31 मार्च 2023 तक। तो अभी तो 2022 तक पहुँचे हैं। ओके, अब फिर 12 महीने आप देखेंगे कर देंगे तो 31 मार्च 2023 तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 11 मंथ, 12 मंथ और 12 मंथ को आपको ऐड करना है। ओके, ऐसे समझिए, अगर ये पूरे मंथ ईयर में बदल जा रहा है और सभी साल के लिए 1 लाख रुपया इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन यदि मंथ दिया हो तो मंथ के अनुसार देखेंगे। ओके, लेकिन ईयर दिया हो, जैसे मान लो 3 साल का जितना इंटरेस्ट होगा उसको लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ पर केवल क्या ध्यान रखना है, फिर से समझ लीजिए, इस पर क्या ध्यान रखना है, केवल ये तीनों तो चीज़ें आसान है, कंप्यूटर ईयर लिखना है, फाइनेंशियल ईयर लिखना है और एक दिन पहले चले जाना है। और बस क्या करना है कि जिस दिन आपको लोन मिला हो उस दिन से ले करके, और जब तक एक दिन एक फर्स्ट, मतलब कि जिस वर्ष कंप्लीट हुआ उसको छोड़ दीजिए। जैसे जिस वर्ष घर कंप्लीट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ देना है
उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर के लोन जब लिए थे उसके बीच में कितना दिन है, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और देखना है कि कितना लोन हुआ। मान लीजिए कि इस सिचुएशन में 3 साल हुआ लगभग, तो क्या करना है, 3 साल में कितना उसने इंटरेस्ट दिया, सॉरी 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट दिया हो, ये देखना है। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना दिया होगा, 1-1 लाख दे रहा था, तो 3 लाख दिया होगा। ओके, तो कहेगा कि हमको 3 लाख रिलीफ चाहिए, तो वो कहेगा इनकम टैक्स नहीं, हम 5 इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, मीन्स 60,000 रुपये पर ईयर लेते रहिए, 60,000 इस साल, 60,000 इस साल, 60,000 इस साल। तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। यदि कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ओके, लेकिन बस इसको ध्यान रखिए कि पहले कंस्ट्रक्शन ईयर लिखना है, उसके बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वो लिखते हैं, उसके बाद कौन से एक दिन पहले चले जाइए, और उसके बाद लोन की डेट लिख लीजिए। ओके, और उसके बाद हाउ मेनी मंथ ईयर्स कितना हुआ, मीन्स आप लोन लिए तब से लेकर के कंस्ट्रक्शन ईयर के पहले वाले फाइनेंशियल ईयर तक कितना साल हुआ, कितना महीना हुआ, उसी को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मंथ आ जाए केवल 10 मंथ। ओके, और 1 साल का लोन मान लीजिए हो रहा है 12,000 रुपये इंटरेस्ट, तो सिंपल से कितना माइनस करेंगे, 10,000 तो करेंगे, क्योंकि 10 मंथ हो रहा है, केवल 1 साल का 12,000 हो रहा है, कैलकुलेट इसका कितना होगा, 10,000 होगा। ओके, 10,000 प्रीवियस ईयर का 5 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2,000 केवल माइनस करना है, सिंपल सी बात। मंथ आएगा तो मंथ के अनुसार, ईयर आ जाएगा तो ईयर के अनुसार, क्योंकि एनुअल जो रेट होता है, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो एनुअल रेट होता है वो जैसे 12% दे दिया गया कि 10 लाख लोन लिए हैं 12% के अनुसार, तो 12% तो एनुअल है ना। मान लीजिए 8 महीना आ रहा है ये कैलकुलेट करने पे, तो 8 महीना का ही केवल लेंगे, ऐसा नहीं कि ईयर के ले लेंगे, क्योंकि 1 साल का लोन है ना ये, जबकि 8 ही महीने का आपको निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर मंथ और ईयर दोनों लिखा है। अगर मंथ आएगा तो मंथ के अनुसार डिवाइड करेंगे पैसे को, ईयर आएगा तो ईयर के अनुसार करेंगे, राइट। आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 1-2 मैं बताऊंगा 2-3 बार, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं लास्ट में बताया था, देखिए अभी तक जो कुछ भी हम लोग बताए हैं, देखिए हाउस 2 प्रकार का बताया था मैं, ए शुरू से देख रहे होगा तो रेंटेड हाउस, ओके, एंड बी बताया था सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो मैं बताया था कि ये लास्ट में 2 मिनट के लिए, अगर शुरुआत से देखे होंगे तो बताया था कि लास्ट में 2 मिनट का काम है इसका। अब इसमें क्या करना है, केवल एनुअल वैल्यू, क्यों, क्योंकि रेंट मिल रहा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेंट पर घर दिया नहीं गया है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब ही नहीं है, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 लड्डू। क्यों आएगा, क्योंकि जब घर पर रेंट पर घर दिया ही नहीं जा रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड रहने के लिए अपने यूज किया जा रहा है, तो वो तो निश्चित रूप से 0 आ जाएगा। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तब ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सर बताए थे कि जो रेंट घर पर देते हैं उसी को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखते हैं, इसलिए किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। यदि मान लीजिए घर बनाने की जानते हैं कि जो लोग अपने सेल्फ रहने के लिए भी घर बनाते हैं उनको इंटरेस्ट पर रिलीफ मिलता है, जो देखिए सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो अच्छा बिजनेसमैन होते हैं तो लोन पर लेते हैं, इसी कारण से कि लोन को हमको रिलीफ मिल जाएगा। अब क्या होगा, एनुअल वैल्यू 0 है, ओके। अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ लिख देगा, ओके, राइट। अब जानते हैं कि किस क्या आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ माइनस करना है, लेस करना है ना, एक तरह से देखिए तो, क्योंकि यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेस में दिखाया गया था, तो लेस करना है, तो जानते हैं कि माइनस में 1 लाख आ जाएगा, ओके। तो ये क्या होगा, इसका सेटअप होगा, इसका दूसरे जो हेड होंगे जैसे सैलरी है उससे 1 लाख उसको रिलीफ मिल जाएगी। जैसे मान ली 10 लाख उसकी सैलरी हुई इनकम, तो उसको 1 लाख यहाँ माइनस मिल जाएगा, तो उसको 9 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा, 10 लाख पर नहीं, इसीलिए यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर सेटअप बताऊंगा अभी लास्ट चैप्टर में जब हेड पढ़ा लूँगा तो, कि सेटअप किस आइटम से किसको किया जाता है, कितने साल तक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सैलरी मान लीजिए 10 लाख हुआ आपका इनकम में, 1 लाख यहाँ पर लॉस हो रहा था, तो आप 1 लाख यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, ओके। इनकम टैक्स अलाउ करता है कि 1 लाख कर लिए, अब आपको 9 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए किया जा रहा है। तो सिंपल से ये बहुत ईजी है, इसको समझ नहीं कर सकता नहीं, राइट। बस यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको देख लीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है उसका क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, लोन टेकन बिफोर 31 मार्च
1999, 1999 से पहले 30,000 तक मान्य है और यहाँ पर 2 लाख तक मान्य है। पहला तो ये अंतर है कि अगर 1999 के बाद लिए हैं तो 2 लाख, और यदि 1999 से पहले के लिए हैं तो 30,000। सिंपल से पर्पज ऑफ लोन में डिस्टर्बेंस क्या है कि परचेज हाउस, कंस्ट्रक्शन हाउस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और रिन्यूअल ऑफ हाउस, आप चारों चीज़ों ले सकते हैं, 4 तरह के। लेकिन 1999 के बाद अगर लोन लिए हैं तो आपको केवल 2 चीज़ों को मिलता है, परचेज ऑफ हाउस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, केवल ये ध्यान रखना है, राइट। अगर कोई सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस किए हैं तो रेंटल के लिए तो 4 हाउस है, अगर रेंट के लिए घर बनवा रहे हैं तो ये चारों चीज़ के लिए है। लेकिन सेल्फ हाउस के लिए यदि अब ले रहे होंगे 20-25 साल में तो आपको 2 ही मद के लिए खर्च मिलेगा, या तो परचेज करने के लिए लीजिए या निर्माण करने के लिए लीजिए। आपको रिन्यूअल, कंस्ट्रक्शन इसके लोन पर अलाउ नहीं है, राइट। तो ऐसे समझना है, यदि आप रेंट पर घर बनवा रहे हैं रेंट देने के लिए तो उस पर परचेज भी करिए, कंस्ट्रक्शन भी करिए, रिकंस्ट्रक्शन भी करिए, रिन्यूअल करिए, तो भी इंटरेस्ट पर रिलीफ मिलेगा। लेकिन यदि आप घर रहने के लिए बना रहे हैं और 2019-99 के बाद बना रहे हैं तो केवल आपको परचेज करने के लिए मिलेगा और उसको बनाने के लिए मिलेगा, अदरवाइज नो, राइट। तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं, तो ये शायद हो गया, ओके। तो ये था पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरी पोर्शन, जिसको हम लोग ने इजीली पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल से, किस प्रकार से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।